तो आज हम पार्ट 3 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्लास 12th के जीवों के में जनन। चैप्टर आपका 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन इन पार्ट 3। अभी तक 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर चुके हैं। आगे का बाकी 8 क्वेश्चंस हैं। इनमें से आज जो भी होता है लॉन्ग होने के कारण कुछ कम जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 3 में 11वां जो क्वेश्चंस है वो आपको कहता है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित है या द्विगुणित। तो सबसे पहले तो हम लोग को फ्लावर को पहचानना चाहिए कि फ्लावर क्या, कहाँ है, किस प्रकार से है, कौन से फ्लावर है। वो फ्लावर एक लिंगी है, द्विलिंगी है, मोनोकोट है, डाइकोट है इत्यादि। आपको नर कौन सा है भाग, मादा कौन सी भाग है, इसके बाद ही हमें पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगुणित और द्विगुणित की आपको चर्चा करना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखना था कि अंडाशय अगुणित है या द्विगुणित, परागकोश अगुणित है या द्विगुणित, अंड या डिंब अगुणित है द्विगुणित, पराग नरजुग्मनज अगुणित है या द्विगुणित। इसके बारे में सिर्फ आपको लिखना था, लेकिन हम इसके लिए आपको ये दिखा भी दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। इसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, एक हम डायग्राम बनाए हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो कि मान के चलते हैं एक द्विलिंगी फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। कैसे? तो देखिए, ये आपके सबसे ऊपर का जो भाग जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो सबसे ऊपर का जो भाग बनाया है ये वही भाग है जो यहाँ पर एक स्टिग्मा है, यानी कि वर्तिकाग्र है। ये संख्या में 5 ही होते हैं। ये लगभग अपवाद में एक आध 6-7 हो सकते हैं, लेकिन ये 5 ही होते हैं संख्या में। ये एक द्विलिंगी है आपका, और द्विबीजपत्री का भी पहचान होता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पार्ट है जो वर्तिकाग्र है, ये आपको फीमेल का पार्ट है, और ये जो नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सारे हिस्से जो लगे हुए हैं, ये आपके मेल का पार्ट है। इसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक ऊपर वाले एक पॉइंट को दिखाते हैं, जूमिंग करके तोड़ करके देखिए, ये दिख नहीं पाएगा लेकिन कोशिश है शायद देख पाए आप लोग। देखिए, ये जो भाग है, ये भाग जो सबसे ऊपर की ओर होते हैं, इसको हम लोग एंथर कहते हैं, और जिससे जुड़ा हुआ होता है इस भाग को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये जो फिलामेंट के और एंथर के बीच में जो ज्वाइंटेड है, इसे हम लोग कनेक्टिव कहते हैं, जो कि फिलामेंट से ही जुड़ा होता है। तो ये जो पार्ट है ये आपको मेल का पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, ये आपको सारा किसका है, मेल का है। और यहाँ पर ये स्टिग्मा देखिए, यानी कि यहाँ पे वर्तिका है और इसके अंदर में एक नली होती है जो कि छुपी हुई है। ये नली आपका वर्तिका होता है। ये सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन यानी कि परागकण गिरते हैं। और आगे हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम पहचान करने के लिए बता दे रहे कि कौन कौन से भाग हैं। तो ये भाग आपका स्टिग्मा यानी कि वर्तिका, इसके अंदर से एक आती है, जब परागकण यहाँ पे आता है जब अंदर से एक नली जैसी संरचना बनती है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं, और वर्तिका यानी स्टाइल के रूप में जाना जाता है। और इस सबसे नीचे का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ये आपका किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। ठीक है, ये आपको फीमेल का पार्ट है। और ये जो पार्ट है ये आपका एंथर, और इसके जो फिलामेंट लगे हुए हैं पुतंतु, ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, ये दोनों मेल के पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी पिस्टिल और कार्पर के नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी बोले तो जयांग और पुमांग के नाम से। ये आपको जयांग हो गए और ये आपके पुमांग हो गए। तो देखिए, ये याद रखिएगा, ये सबसे ऊपर के जो पार्ट हैं ये आपको फीमेल का स्ट्रक्चर है, और जो नीचे के इस तरह के पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये आपको जो एंथर और फिलामेंट है जिससे जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग मेल का पार्ट बोलते हैं। अब ये देखिए, अब ये द्विलिंगी पुष्प हम किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि जिस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, यानी कि जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं वह पार्ट द्विलिंगी कहलाता है। देखिए, इस तरह का एक और पुष्प हम लिए हैं। ये देखिए, इसमें सिर्फ आपका जो पार्ट होता है ये सिर्फ फीमेल पार्ट होती है। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जब आप लोग फूल को देखिएगा तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इसकी शाखाएं देखिए 5 है, 1 2
3 4 5। ये जो पंखुड़ी है आपको जो दल है ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये किस प्रकार का है, द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है, इसकी पहचान कराता है। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ जो अड़हुल का हम देख रहे हैं यहाँ भी 5 है। एक आपको 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, 4 और ये 5। देखिए इस प्रकार से हमने नंबर को भी दिखा दिया है। ये टोटल नंबर में 5 होते हैं। ये आपको दल हैं और इसे हम पंखुड़ी कहते हैं। इसका कलर रंग बिरंग होने का भी कुछ रीजन्स होता है जो हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये पंखुड़ी। और पुष्प एक प्राय जो टिपिकल जो फ्लावर होते हैं, प्रारूपिक पुष्प होते हैं, उसके मुख्य 4 भाग होते हैं, एंडोशियम, गाइनोसियम और ओवरी एंड एंथर। ठीक है, परागकोश। तो यहाँ पर देखिए ये इसके भाग एक हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, ये देखिए बाह्य दल जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बाह्य दल का हिस्सा है। ठीक है, जिसको हम लोग सेपल कहते हैं। ये बाह्य दल इसी में आपको जुड़ा होता है और यहाँ पे पुष्प का आसन होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हरी वाले जो पत्तियां हैं या इसे हम बाह्यदल कहते हैं और यहाँ पे ये जो होता है पुष्प का आसन होता है और ये इसका डंठल होता है। ठीक है, ये जो पुष्प का डंठल होता है जहाँ से जुड़ा होता है किसी प्लांट से, इस प्रकार से जो है ये जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा ये सारे पुष्प के मुख्य 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है अंडाशय, यानी कि जो ओवरी है ओवरी अगुणित है या द्विगुणित। तो देखिए ओवरी आपके द्विगुणित हैं, ये द्विगुणित संरचना में पाई जाती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इनमें जो क्या बनते हैं, अंड बनते हैं, यानी कि बहुत सारे अंड बनते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। तो जो अंड होते हैं वो आपके अगुणित होते हैं क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि यहाँ पे अंडाशय उसके कवरिंग है जहाँ पे बहुत सारे जो हैं अंडाणु पाए जाते हैं। इसीलिए जो है आपका अंडाशय जो होता है ये भाग आपका द्विगुणित होता है। ये मातृकोश का द्विगुणित यानी कि ट्विन होता है। अब आगे देखते हैं कि परागकोश। तो परागकोश क्या है, तो देखिए अभी हमने बताया कि ये जो मेल का जो पार्ट होता है जिसे हम एंथर बोलते हैं, हिंदी में इसे हम परागकोश बोलते हैं। और परागकोश में ये जो देख रहे हैं बहुत ही छोटा है इसलिए दिख नहीं पाता है। ये लोब है, इसमें लोब बने होते हैं, द्विपालीय एक पालीय लोब बने होते हैं। इस प्रकार से देखिए लोब बने होते हैं। जब इसको और जूमिंग करके हम देखते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार से 4 के रूप में स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही अंदर तक के इसके रीजन्स है और इन्हीं के अंदर में आपका पोलन ग्रेन्स होते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर में पोलन ग्रेन्स होते हैं क्योंकि परागकण का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिका से ही होती है। तो ये आपको परागकोश जो है इसके अंदर बहुत सारे अथी होते हैं, बहुत सारे परागकण होते हैं, हजारों की संख्या में लगभग परागकण होते हैं। तो इसीलिए इसे भी हम लोग बोलते हैं द्विगुणित, यानी कि ये परागकोश भी जो होता है ये आपके द्विगुणित संरचना होती है क्योंकि इसमें एक से अधिक आपकी संरचनाएं हैं। ठीक है, और इन सभी में कौन सा विभाजन होता है, तो इन सभी में आपको माइटोसिस होगा। याद रखिएगा इस बात को भी कि माइटोसिस डिवीजन जिसमें होगा वो आपके द्विगुणित होता है क्योंकि 1 से 2 बनते हैं, जबकि जो आधा हो जाता है वो अगुणित होता है। अगुणित कब होता है, जब उनमें म्योसिस डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब आगे देखते हैं कि अंड या डिंब, यानी कि अंडा कहाँ पे है, तो देखिए हमने बताया कि ये ओवरी है और इस ओवरी के अंदर में आपके इस प्रकार से बीजांड होते हैं, इस प्रकार से बीजांड भरे होते हैं और इन्हीं बीजांड के अंदर में आपके जो होते हैं अंड होते हैं। इस प्रकार से जो होते हैं कि अंड होते हैं, बहुत सारे भरे होते हैं। तो ये जो अंडाणु होते हैं ये आपके अगुणित होते हैं, ये आपके अगुणित होते हैं। तो ये सिर्फ जो है आपको दिखाना था कि अगुणित है या द्विगुणित है। और ये फ्लावर एक नॉर्मल फ्लावर बनाए हुए हैं। जब इसको हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो 2nd चैप्टर, तो वहाँ पे और डिटेल्स में से मिलेंगे क्योंकि आप फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे है क्या है इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद है पराग, यानी कि पराग क्या है, तो पराग एक परागकण ही है। इसके अंदर आपको हमने बताया कि इसके अंदर क्या बनते हैं, परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये आपके अगुणित संरचना है क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है, जुग्मक है। ए भी और ए भी दोनों जुग्मक है। ये पार्ट भी आपको
अगुणित होता है, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए भी अगुणित है, ए भी अगुणित है। इसके बाद ये जुग्मनज क्या है, तो जुग्मनज के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जुग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो जब नर जुग्मक और मादा जुग्मक आपस में मिलते हैं, तो नर जुग्मक और मादा जुग्मक जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जुग्मनज का, जो कि ये ट्विन होते हैं। ये जुग्मनज में आगे चल के कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। और ये दोनों नर जुग्मक होते हैं, अंड होते हैं, ये सारे आपके अगुणित होते हैं। तो इसमें यही आपको कह रहा था कि पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित है या द्विगुणित। तो याद रखिएगा, अंडाशय द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होता है, अंड या डिंब अगुणित होता है, पराग अगुणित होता है, नर जुग्मक अगुणित होते हैं, जुग्मन द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप यहाँ पर फूल के रूप में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी कुछ अलग अलग फ्लावर लिए हुए हैं। देखिए जैसे टमाटर का है, टमाटर में आपको टोटल जो है 6 पंखुड़ियाँ होती है। ये आपकी एक बीजपत्री का इस प्रकार से पहचान हो जाता है। द्विलिंगी एक लिंगी अलग होता है। एक लिंगी और द्विलिंगी किसे कहते हैं कि एक लिंगी जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट हो, या तो मेल का या तो फीमेल का, वो एक लिंगी हो जाएगा। और द्विलिंगी किसे कहते हैं, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपके दोनों एक ही पुष्प के अंदर विद्यमान होते हैं, मेल एंड फीमेल, तो आपको क्या कहना, द्विलिंगी कहलाएगा। देखिए ये सारे आपके सूख गए हैं, इसलिए ये सारे भी जो हैं आपके द्विलिंगी हैं। ये आपके मिर्च के पुष्प हैं, ये मिर्च के पुष्प आपके द्विलिंगी हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये टमाटर हैं, देखिए इनमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, 6 दल होते हैं, और इन सभी में 5-5 होते हैं। तो ये आपको 11 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको पहचानिएगा कर करके। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा बुक से भी आप लोग पढ़ लीजिए ताकि और जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, वाह निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताएं। आपको 11 तक हो चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वाह निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान को बताएं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम निषेचन को देखते हैं कि आखिर हम निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन हम पहले बताए थे कि नर जुग्मक और मादा जुग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन कितने प्रकार से होते हैं, तो 2 प्रकार से। कौन कौन सा, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, तो जब निषेचन की क्रियाएं जब किसी जीव के शरीर के अंदर होता है, ठीक है, जब किसी जीव के शरीर के अंदर होता है जब निषेचन की क्रिया, तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे भी होते हैं क्रिया जो किसी जीव के शरीर से बाहर होते हैं। जैसे जो जीव पानी में रहते हैं, जो अधिकांश जीव जो पानी में रहते हैं, उनमें जो निषेचन की क्रियाएं होती है वो पानी में होती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ पानी में आते हैं और दोनों अपने अपने लार्वा को पानी में छोड़ते हैं। बाह्य निषेचन में बहुत सारी हानि भी होती है, क्योंकि इनमें जो जीव होते हैं कुछ पानी के बहाव से बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ पे है कि संतान पे माता पिता ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें शिकारियों का खतरा बना होता है, जैसे बड़े बड़े मछलियाँ खा जाते हैं, कुछ पंछी आके बैठते वो खा जाते हैं, ठीक है। फिर और भी जो उसमें जो जीव रहने वाले होते हैं पानी में, तो ये सारे चीज़ जो हैं खा जाते हैं। तो बाह्य निषेचन में काफ़ी जो होते हैं असुरक्षित होते हैं सारे, जबकि यही आंतरिक निषेचन में वो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, क्योंकि वो माँ के गर्भ में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने निषेचन को बताया कि जब नर जुग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा जुग्मक अंडाणु आपस के केंद्रक जो है आपस में संलयन करते हैं यानी मिलते हैं, तब उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने बताया कि निषेचन कहते कब, जब दोनों मिलते हैं, नर जुग्मक मादा जुग्मक। फिर कहता है लेकिन जब यह निषेचन की क्रिया किसी जीव के शरीर के बाहर होती है। हमने बताया कि निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो बाहर में क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया किसी जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे किस प्रकार के जीवों में होता है, तो अधिकांश जलीय प्राणी में होता है, ठीक है। यानी जो भी होते हैं
अधिकांश जो होते हैं जलीय प्राणी में होते हैं। जलीय में जैसे मेढक है, मछली है, शैवाल है, जेलीफिश है, सी स्टार है, ठीक है, ये सारे चीज जो होते हैं इत्यादि में जो है क्या होता है, निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होता है। अब देखते हैं इसके यहाँ पे क्वेश्चन करा कि इसके कुछ नुकसान बताइए। तो हमने नुकसान भी बताया था कि इससे क्या होता है कि सभी जीवों में क्या होता है कि नुकसान बना रहता है, यानी कि किसी शिकारियों का खतरा बना रहता है, कुछ लार्वा नष्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है ये जुग्मक को उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि टिक नहीं पाते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता पहला पॉइंट, इसमें जीवधारी अत्यधिक संख्या में जुग्मकों का निर्माण करते हैं, यानी कि इस क्रिया में जो होता है बाह्य निषेचन में अत्यधिक संख्या में जुग्मकों का निर्माण होता है ताकि निषेचन के अवसर बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर कोशिश होता है कि बहुत अत्यधिक संख्या में जो है कि जुग्मक का निर्माण किया जाए ताकि हमारे जीव को सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन के अवसर कम होता है, यानी कि जुग्मक नर और मादा मिल नहीं पाते। मानते हैं कि एक नदी है, इन नदी में कुछ जीव रहते हैं, यहाँ पे कुछ अंडाणु छोड़े, कुछ यहाँ पे स्पर्श वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे जल के बहाव के कारण सारे छितिर बितिर कहीं यहाँ चल जाते, नष्ट हो जाते हैं, मिल नहीं पाता है। लेकिन संजोग जिनका होता है, क्योंकि वाह निषेचन एक संजोग मात्र होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तब निषेचन, इनमें निषेचन की क्रियाएं होती है और इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो जीव बनते हैं। लेकिन इन जीवों को भी खतरा होता है किससे? तो बड़े मछलियों से, कुछ शिकारियों से, जैसे बड़े बड़े पक्षी हो गए, बगला वगैरह हो गए, इन सारे चीज इनको खा जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है अवसर कम होता है, इसीलिए अधिकांश संख्या में जो है ये जुग्मकों का निर्माण करते हैं। सेकेंड है इसमें कहता है इनमें संतति की उत्पत्ति अधिक होती है। देखिए यहाँ पे अधिक होती है, लेकिन इन पर शिकारियों, पशु पक्षियों एवं बड़े मच्छरियों इत्यादि का खतरा बना होता है। ये अत्यधिक संख्या में जुग्मक उत्पादन करते हैं, जीवों का निर्माण भी होता है, लेकिन इन पर हमेशा खतरा बना होता है। परभक्षियों का खतरा बना होता है, जैसे बड़ी मछली है, पशु पक्षी है, इस प्रकार जो जल में रहते हैं वो खा जाते हैं। कुछ सांप वगैरह है वो भी सभी जीवों को खा जाते हैं। जो जोखिम भरे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और इन जीवों को जोखिम भरे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है वाह निषेचन में कि वाह निषेचन वाले जीव अपनी लार्वा को पानी में छोड़ देते हैं, यानी जो वाह निषेचन करते हैं वो जीव क्या करते हैं कि अपने अपने जुग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं, जिसके संयोग मात्र से जो है निषेचन की क्रिया संभव हो पाती है। कब? जब यहाँ पे दोनों जुग्मक जो हैं आपस में आकर के मिलते हैं, तब जाकर के जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी जीव बनने की क्रिया होती है। अब यहाँ पे पानी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये सारे पानी के बहाव से दूर चले जाते हैं, यानी जब पानी का बहाव कभी धार वगैरह चलती है तो इन जुग्मकों बहुत दूर तक चले जाते हैं, कुछ अता पता नहीं चल पाता है और कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक चीज और क्या होता है कि जो बाह्य निषेचन वाले जो जीव होते हैं वो क्या होता है, क्योंकि इनमें माता पिता जो होते हैं बाह्य निषेचन वाले, वो सभी संततियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यानी जो भी जीव होते हैं बाह्य निषेचन, जैसे मेढक हो, सांप हो, मछली हो, वो क्या करते हैं कि अपने लार्वा को उतने ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण बहुत कम संतान उत्तरजीविता के लिए रह पाते हैं। ठीक है, यानी कि यही कारण है बाह्य निषेचन में कि ये सारी जो है दिक्कत होती है, जिनके कारण जो है कि ये इसके नुकसान से हैं, यानी कि अधिक संख्या में लार्वा को उत्पन्न करना, फिर भी इनमें खतरा मंडराते रहना परभक्षियों का। तो ये आपके वाह निषेचन था। हमने आंतरिक निषेचन का भी थोड़ा सा पार्ट बता दिया। अगर आंतरिक निषेचन की बात करें तो सभी को देख ले सकते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं उन सभी में आपका आंतरिक निषेचन ही होता है, चाहे मनुष्य हो, गाय हो या कोई और चीज़ हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर की ओर चर्चा करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के भी जो है आप इसे लिख सकते हैं, या 2 बार 3 बार देखेंगे समझ जाएंगे। क्वालिटी को बढ़ाकर देखिएगा, अच्छे से आपका जरूर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुस्पोर, यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु तथा जुग्मनज के बीच विभेद करें। यानी कि जुग्मनज क्या है और जुस्पोर क्या है।
तो देखिए जुगमनज में भी क्या होता है कि ये एक भ्रूण का निर्माण होता है, और यहाँ पर जूस्पोर में भी क्या होता है कि एक भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे नए प्लांट्स या नए पौधे का निर्माण होता है। अब कहता है कि इन दोनों में किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर कहा जाए तो जूस्पोर जो होते हैं यह नग्न चल कशाविका युक्त संरचना होते हैं। ठीक है, नग्न कशाविका युक्त संरचना होते हैं जो अलैंगिक जनन की इकाई है। यानी कि जो जूस्पोर वगैरह होते हैं ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं और एक नग्न में होते हैं। इनके अंदर जो है जूस्पोरेंजियम के अंदर जो है ये बीज का निर्माण होता है। जबकि जो जुगमनज होता है यह एक द्विगुणित संरचना होती है। कैसे द्विगुणित होती है? जो लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा जुग्मकों के मिलने से बनती है, जिसे हम जुगमनज कहते हैं। यानी जब नर और मादा जुग्मक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है? द्विगुणित संरचना, जिसे हम जुगमनज कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, इनका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इनका निर्माण भी सूत्रीय विभाजन, इनका निर्माण भी सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है, समसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। यानी कि ए डिवाइड धीरे धीरे करना जो है शुरू कर देते हैं। यानी ए भी धीरे धीरे डिवाइड 1 से 2, 2 से 4 बनना शुरू हो जाते हैं, और ए भी जो है सेल्स 1 से 2 में बढ़ते हैं, फिर 2 से 4 में बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। इस प्रकार से डिवाइडेशन करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है कि इसके अग्रभाग पर स्थित कशाविका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। यहाँ पर कहता है जो जूस्पोर होते हैं, जूस्पोर में मानते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल बोले यूलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है? तो क्लेमाइडोमोनास की जो संरचना इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और इसके क्या कहता है कि अग्रभाग पर कशाविका, कशाविका मतलब यानी कि फ्लैजिला इसको हम कहते हैं, ये फ्लैजिला स्थित होती है। इस प्रकार से इसके अग्र जो ये आगे की जो भाग है, इस भाग पर इस प्रकार से जो है कि फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, और ये जल में क्या होते हैं कि आगे बढ़ने में, फ्लैजिला आगे बढ़ने में जल में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि जिस पे फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला जल की सतह पे आगे बढ़ने में मदद करता है, या किसी चीज को अगर पकड़ना हो तो फ्लैजिला की मदद से इस प्रकार से पकड़ते हैं। इस प्रकार से इनमें क्या होता है कि डिवाइडेशन होता है। इनके जीव द्रव्य में इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। सिर्फ शुरुआत में एक बनते हैं, केंद्रक रहते हैं, इसके साथ जो है फिर आगे चल के डबल हो जाते हैं। जब जनन की क्रिया होती है तो इस प्रकार से डबल हो जाते हैं, फिर ये 2 से कितना बढ़ जाते हैं, फिर 4 में बनते हैं। इस प्रकार से 4 में डिवाइडेशन होते हैं, और ये 4 आगे पर करके क्या बनाते हैं? तो 4 क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। और ये जो द्वीप जो होते हैं चलने वाले होते हैं। चल बीजाणु का मतलब क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट शो करे, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ करके चले, किसी माध्यम से भी, हवा हो या किसी भी माध्यम से एक जगह से उड़ करके चले। ठीक है, जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि मैदान वगैरह में आक्रमण के जो फटते हैं, जो रुई जैसा होता है, वो क्या होते हैं? एक जगह से हवा के माध्यम से उड़ करके कहीं दूसरे जगह पे चले जाते हैं, जो रोएदार होते हैं। यहाँ पर इसका निर्माण जो होता है चल बीजाणुधानी यानी कि जो स्पोरेंजियम में होता है, जबकि यहाँ पर जो इसका निर्माण होता है किसी शरीर के जीव शरीर के भीतर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह जुगमनज विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। ये आगे चल के जब विकसित होता है तो जहाँ पे गिरता है ये बीज, वहाँ पे अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद वो अपने ही जैसे नए प्लांट्स को जन्म दे देता है। ऐसा देखने को आपको कुछ शैवालों एवं फंजाई इत्यादि में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जुगमनज की बात करें तो यह जुगमनज विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास किससे होता है? जुगमनज से होता है। यानी जो भी लैंगिक प्रजनन जो जीव करते हैं उनमें जीवों का नए जो जीवों का विकास होता है वो जुगमनज से ही होता है। और जुगमनज वगैरह क्या है पहले हम बताते आ चुके हैं, इसको आप ऊपर से पढ़ते हुए आइए सीरियल वाइज, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे।
नेक्स्ट है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन भी हम चर्चा किए थे। यहाँ पर हमने बताया कि कुछ जुग्मनज जो होते हैं शरीर के बाहर बनते हैं और कुछ शरीर के बाहर अंदर बनते हैं और कुछ शरीर के बाहर। तो देखिए बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में जुग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? जल में होता है, जिससे मेढक मछली इत्यादि जो अभी हमने कुछ देर पहले लिखवाया है। इसके बाद एवं आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में जुग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? फ्लॉपे नालिका वगैरह में जो होता है, यानी कि जीव के शरीर के अंदर होता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। एग्जाम के व्यू से इतना आपको काफ़ी हो जाता है, लेकिन आप इसको और भी लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसको बुक जरूर देखें, बुक पढ़ें। नहीं समझ में आए तो फिर आप हमें लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ हम इससे समझ में नहीं आया, इसके बारे में और कुछ बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी समस्या होगा हमें बताइएगा, हम आपको समस्या का सुझाव करेंगे। इसे आप लिख लीजिए और समझिए। पहले समझना है, उसके बाद आपको आराम से लिख लेना है और लिखने के बाद सारी चीज़ को हम लोग लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 से है, जुग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर जुग्मक जनन क्या होता है और भ्रूणोद्भव क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो हमने बताया कि जुग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जुग्मक जनन कहते हैं। और जुग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं? जुग्मक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक नर जुग्मक, दूसरा मादा जुग्मक। उन दोनों को क्या कहते हैं? तो नर जुग्मक को हम लोग स्पर्म बोलते हैं यानी शुक्राणु, और मादा जुग्मक को अंडाणु यज्ञ बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला इसमें बताता है अंतर विभेद में कि जुग्मक जनन को मीनिंग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस और इसे एम्ब्रायोजेनेसिस। पहला है कि नर तथा मादा जंतुओं में जुग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को जुग्मक जनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए जंतु का मतलब यानी कि गोनैड्स जो कहा गया है, तो गोनैड्स क्या होता है? तो गोनैड्स होता है टेस्टिस एंड ओवेरी। ये जो मेन पार्ट होते हैं जहाँ पे जुग्मक का निर्माण होता है उसे हम लोग गोनैड्स कहते हैं। तो नर तथा मादा जंतुओं में जुग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को जुग्मक जनन कहते हैं। यह क्रिया किसके द्वारा होता है? किस विभाजन के द्वारा? तो यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? जुग्मनज सबसे पहले बनता है। जब नर और मादा जब मिलते हैं जुग्मक, तो क्या बनता है? जुग्मनज। यानी कि जब संतति का विकास जुग्मनज से होता है तब इसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि जुग्मनज का मतलब जायगोट, और जायगोट कैसे बनता है? तो नर और मादा जुग्मक के मिलने से। तो जब जायगोट अर्थात जायगोट से जो भ्रूण बनने, जो जीव बनने तक की जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूणोद्भव कहते हैं, जिसमें भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। या इसे हम एम्ब्रायोजेनेसिस भी कहते हैं। सेकंड कहता है कि जुग्मक जनन निषेचन का नेतृत्व करता है। यानी कि जो निषेचन होता है, निषेचन में कौन भाग लेता है? तो जुग्मक भाग लेता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जुग्मक जनन में निषेचन का नेतृत्व करता है, यानी जुग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जुग्मनज से जो भ्रूणोद्भव बना, ये भ्रूण बनाता है, भ्रूण का विकास होता है और फिर उस शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे शिशु जन्म का नेतृत्व करता है, यानी जो भ्रूणोद्भव होता है इस शिशु जन्म का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है आपका जुग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने बता दिया था। जुग्मक जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु जनन ओजेनेसिस। ये जुग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जुग्मनज क्या होता है? सिंगल सेल यानी कि एकल कोशिका होती है। याद रखिएगा, जुग्मनज आपका सिंगल सेल एकल कोशिका होती है, लेकिन इसमें कौन सा डिवीजन होता है? इसमें आपका माइटोसिस यानी कि समसूत्री होता है। इसके साथ नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि इनमें जटिल परिक्रम होता है।
यहाँ पे देखिए युग्मक जनन आराम से 2 प्रकार का होता है, इनमें काफ़ी प्रक्रियाएं चलती है, लेकिन ये प्रक्रियाएं अभी इसमें आपको दर्शाना नहीं है क्वेश्चन के सोल्व में। लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस पढ़ेंगे कि पहले स्पर्मेटोसाइट फिर मियोसाइट्स कैसे उस पर ग्लाइड हुए, कैसे इसके मातृ कोशिकाएं मातृ कोशिका से कैसे 1 से 2 डिवाइड किए, 2 से 4 हुए। इस प्रकार से पूरी प्रक्रियाएं इन दोनों में होती है। अगर इन दोनों में से आप एक को डिटेल्स में जान लेंगे तो इन दोनों को प्रक्रिया को निकाल लेंगे कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। वो आगे ऐसे हम 3 चैप्टर में जो है युग्मक निर्माण को बता देंगे कि कैसे युग्मक का निर्माण होता है। ये आपको चैप्टर 1 है जिसमें जीवों में जनन में इनमें आपको मिली जुली हुई है 2, 3, 4 चैप्टर जो है सारे मिले जुले हैं। ये सारे चीज जो है आपको 2nd एंड 3rd चैप्टर में भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इनमें आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है भ्रूणोद्भव में। तो देखिए सबसे पहले तो है कि इस भ्रूण को जुग्मन से पहले आपको युग्मक का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूणोद्भव तो बनेगा नहीं, वो क्रिया तो होगी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले युग्मक जनन होगा। जब युग्मक बन गया, मानते हैं कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों का निर्माण हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होगा, क्योंकि निषेचन होगा तभी तो युग्मनज बनेगा यानी जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा तभी तो भ्रूणोद्भव होगा। ठीक है, तो ये युग्मनज का निर्माण होगा, निषेचन होगा, फिर निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। फिर जब युग्मनज बनेगा तो उनमें कोशिका का विभेदन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब जाइगोट बनता है मेल और फीमेल युग्मक के मिलने से, तो ये जाइगोट में अति होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये सिंगल सेल जाइगोट से जो है ये आपके डबल में बटेंगे, डिवाइड कर जाएंगे, यानी 1 से कितने पार्ट में, इस प्रकार से जो है ये 1 से 2 पार्टों में डिवाइड कर जाएंगे। इसके बाद ये 2 से कितना में डिवाइड कर जाएंगे, तो 2 से इस प्रकार से 4 में डिवाइड कर जाएंगे। 4 से कितना बनेगा, फिर 4 से आपका 8 बन जाएगा। इस प्रकार से इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इस प्रकार से 8 बन जाएगा। अब 8 से कितना होगा, तो 8 से 16 बन जाएगा, यानी कि 16 सेल तक जो है ये बनेगा। और 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, ये 16 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरुला का स्टेज। यानी कि मोरुला का स्टेज कब आता है, जब 16 कोशिका, और एक 16 कोशिका से पहले कितने बार डिवाइड हुआ, तो पहले 1 से 2 में बना एक बार, 2 से 4 बना 2, 4 से फिर 8 बना 3, 8 से 16 बना 4। इस प्रकार से जो है कोशिका डिवाइड होता है। अब जब कोशिका जब डिवाइड कर जाते हैं तो इन कोशिकाओं में फिर विदलन होता है। फिर ये जानना होता है कि आखिर शरीर कैसे बनेगा, कौन कौन से अंग जो हैं कि कौन कौन से अंगों का निर्माण करेंगे। यानी कि इनमें ब्लास्टेशन और ब्लास्टुला होता है, गैस्टुला बनता है, गैप्स बनते हैं, और इन गैपों में हम लोग के शरीर के सभी अंग का निर्माण होता है। यानी कि सोचिए कि एक सिंगल जाइगोट से हम लोग के जीव का पूरा निर्माण होता है। सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितनी जटिल प्रक्रम है, कितनी जटिल प्रोसेस है कि यहाँ पे एक सिंगल जाइगोट हमारे पूरे अंग तंत्र का निर्माण करती है। यानी हट को बनना, आँख का बनना, अंग बनना, हाथ बनना, पैर बनना, मुंह नाक बनना, पेट बनना, सारी चीज बनना शुरू हो जाती है। किससे, एक सिंगल जाइगोट से। ठीक है, याद रखिएगा। और एक जो सेल डिवीजन जो हो रहा है, जो विभाजन हो रहा है, किस विभाजन के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे समसूत्री हो रहा है, क्योंकि समसूत्री में हूबहू 1 से 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन वगैरह बनता है। फिर यहाँ पे जीव में अंगों का निर्माण होता है। जो मैंने बताया, जब ये सेल डिवाइड कर जाएगा तो इसमें से कुछ सेल कहेगा कि हाँ हम यहाँ से फेफड़े बनाएंगे, यहाँ से कुछ कहेगा कि हाँ यहाँ से हम इसके हाथ पैर बना देंगे, इसके यहाँ से प्लेसेंटल स्टेज बनाएंगे, यहाँ पे ब्रेन वगैरह बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे। ये धीरे धीरे अति कर लेंगे। इसमें 3 और स्टेज आ जाएंगे, एक्टोडर्म, मीडोडर्म, इंडोडर्म, इस प्रकार से भी इसमें आते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट और टफ प्रोसेस है यहाँ पे ये सारे निर्माण को, भ्रूणोद्भव के निर्माण अगर पढ़ेंगे तो। इसके बाद जीव अंगों का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि यह अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए, जो युग्मक जनन होता है, अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अगर कहें कि अगुणी जनक में युग्मक,
सूत्रीय विभाजन एवं द्विगुणी जुग्म अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा बनता है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास जो होता है, इसकी बॉडी काया जो होता है सेगमेंटेड, वो हैप्लॉइड होते हैं। जबकि यहाँ पर हम जब देखें तो यह लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में लगभग एक समान होता है। यानी जो भ्रूणोद्भव की जो प्रक्रिया होती है, भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में लगभग समान हो जाता है और अलैंगिक में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो इस प्रकार से आपको टोटल 14 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं और एक क्वेश्चन के बेसिस से इतना आपके काफ़ी है। लेकिन आपको फिर भी न समझ में आया तो आप हमें लिख के बता सकते हैं, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया या फिर इस क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा, आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपको पार्ट 3 का टोटल आपको 14 क्वेश्चन तक हो गए हैं। काफ़ी वीडियो लॉन्ग होने के कारण अपलोड नहीं हो पाते हैं, इसलिए अगले पार्ट में देखेंगे तो आपके बाकी 4 क्वेश्चंस और हैं, इसको हम सोल्व करके आपको दे देंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ को याद रख लीजिए, समझिए, उसको याद करिए। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रटने से नहीं होता है, उसको समझने से होता है। अगर आप समझ लेते हैं आप इसे आसानी से रट लेंगे। और अगर कोई घर पे बैठे हों तो उन्हें भी बताइए, उन्हें भी समझाइए। और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में भी अगर जानना है तो आप इससे जुड़े रहें, जानते रहें।